हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बीपीटी 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपका अच्छा हुआ हो पेपर और आपने अच्छा स्कोर किया हो मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 500 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा, ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोला है कि 500 ml सॉल्यूशन है। कितना है? 500 ml सॉल्यूशन है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, जिसमें कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है किसके? ग्लूकोज के। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके? ग्लूकोज के। हमें क्या फाइंड करना है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, मोलरिटी अगर हमें फाइंड करनी है बच्चों, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमें पता है वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है वो किस में लेना होता है? लीटर में। ठीक है, अच्छा, मोल्स। अब हमें मोल्स तो दिए हुए नहीं है, तो सीधी सी बात है हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स कैसे निकालते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं मोल्स निकालने के। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, और तीसरा जो है फॉर्मूला वो हमारा क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या होता है? Na इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। चलो अब देख लो, हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना है? थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे? हमें गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको 2 ही ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 मोल। क्या आ जाएगा? 1 मोल। ठीक है, अब मोल आ गया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ ही है कितना? 500 ml। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सही बात है क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अच्छा, 6.022 इंटू 10⁻23 था, 22 था, सॉरी, क्या था? 22। अच्छा, 22 अगर लेंगे तो हमारा मोल्स कितना आ जाएगा? 0.1। सही बात है क्या? चलो अब तो आ ही जाएगा। ये आ गया 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना? 500 ml मल्टीप्लाई बाय 1000, 500 टू जा कितना आ जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल्स टू 0.2 मोलर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपका अच्छा हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो क्या है? अ कंपाउंड हैज़ हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें एक आयरन होता है। अच्छा, फॉर जीके मैं ये आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें बोला हुआ है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक आयरन है। कितना? एक आयरन है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो आयरन का जो परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ है? 4.6%। कितना दिया हुआ है? 4.6%। और बोला क्या है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को। बोला क्या है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को। तो ये तो सिंपलेस्ट है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है ये। किसका? परसेंटेज कंपोजिशन का।
अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है हमारा किसका? परसेंटेज कंपोजिशन का। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन हमें दिया हुआ है कि हमारा आयरन जो है वो कितना परसेंट है? 4.6%। इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना होता है बच्चों? 56। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ आयरन हमें दिया हुआ है 1। मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। सही बात है क्या? चलो, अगर ये कर लिया तो अब तो इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4.6। सही है क्या? अच्छा, इसको सॉल्व कर लें। ये 1000, अच्छा 46 और 56, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 डिवाइड बाय 23। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा, चलो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। 28 को 23 से डिवाइड करना है। 23 1 जा 23, 5.0 कितना आएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 46 4। अभी क्या आया? 0। 23 1 जा ही जाएगा, कितना आएगा? 23 और 7 1 1 7। अब 0 आया तो 23 7 जा जाएगा, ये कितना जाएगा? 23 7 जा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बच्चों? 1.217 इंटू 1000। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया 1217 ग्राम पर मोल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक गैसियस कंपाउंड है जिसमें 12.5% जो है वो क्या है? हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव टू हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है? अच्छा, डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन, वही तो क्या होती है हमारी? वेपर डेंसिटी। सही है कि नहीं? जो रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम निकालते हैं उसी को तो हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं क्या? वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32। ये हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। आई बात समझ में? अब मॉलिक्यूलर वेट आ गया, हमें क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, 12.5% ये है तो 100 में से ज़रा इसको माइनस करना, कितना आएगा? 0.5 है ना? सही बात है क्या? 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 यहाँ पर, और ये बचेगा कितना? 87.5%। कितना बचेगा? 87.5%। इतना तो अपने को आता है। अच्छा, फटाफट बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का ट्रिक क्या है? 87.5 को क्या करना है? 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 12.5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 से। दोनों का क्या ले लेना है? रेशियो। क्या ले लेना है? रेशियो। सही बात है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 14 को 87.5
से सॉल्व करेंगे। अच्छा 14 8 जा कितना होता है, फटाफट बताएंगे। 14 8 जा से ज़्यादा ही आए, सॉरी 14 6 जा ज़्यादा ही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 6.25। कितना आ जाएगा 6.25, और ये कितना है हमारा 12.5। सही है, डिवाइड तो करना आता ही है ना, कर लोगे इतना तो। चलो अब अगर ये हुआ तो सिंपलेस्ट रेशियो है क्या, ये नहीं है। और अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। लो भाई कर लिया डिवाइड स्मॉलेस्ट वैल्यू से, 6.25 और 12.5। यहाँ कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अब ये तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ना, आया कि नहीं। और अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया इसका मतलब हमारे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कितना हुआ NH2। कितना हो गया NH2। ठीक है, सही बात है क्या। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 14 + 2 दैट इज 16। 16 हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारा कितना है 32, तो n की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा 32 डिवाइड बाय 16 दैट इज 2। n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब तो लास्ट स्टेप बस एक बची है, क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सही है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × NH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे कंपाउंड का कितना आ गया N2H4। कितना आ गया N2H4। और यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़े। 4th क्वेश्चन जो है वो तो मैंने ऐसे नंबर देने के लिए दे दिया था, बट फिर भी नंबर ला नहीं पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना था। किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, अपने को पता है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, समझा देंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन में कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को वापस रिवीजन हो जाए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना था और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स देने थे। ठीक है। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, ऐसी एक ट्यूब होती है, यहाँ थोड़ी एक विंडो होती है, यहाँ पे क्या होता है एक मेटल की प्लेट, और यहाँ पे क्या होता है डिटेक्टर। ये क्या है हमारा डिटेक्टर, और ये क्या है मेटल प्लेट। ठीक है। चलो अब क्या होगा, हम इसको पहले तो कनेक्ट करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा है ना। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये एमीटर लगा लिया, और सही है क्या, सही है। चलो क्या कर रहे थे, यहाँ से हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे थे, जिसकी एनर्जी थी कितनी h न्यू। सही बात है क्या, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट हम हमारे मेटल की प्लेट पर क्या कर रहे थे इंसिडेंट कर रहे थे। ठीक है। अब ये जो मेटल की प्लेट्स है, यहाँ से ये जैसे ही फोटोन्स इस मेटल प्लेट पर टकराएंगे, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे किस तरफ, डिटेक्टर की तरफ। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाना था पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी थी, क्या, कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ light used must be
greater than threshold frequency of metal। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किसकी, फ्रीक्वेंसी जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी। सही बात है। चलो अब ये एक पॉइंट लिखना था और ये लिख देते कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, और ये तो बस सोने पे सुहागा हो जाता। आगे बात समझ में, इतना लिखना था। फिर क्या बोला था, कंक्लूजन्स लिखने थे। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पहला तो यही था क्या कि न्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए न्यू नोड से। दूसरा कंक्लूजन ये था क्या कि एच न्यू अगर हम एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये बराबर होगा किसके, एच न्यू नोड के, जो हमारा क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको और अगर हम एक्सपांड करें तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है। तीसरी बात हमें ये लिखनी थी क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड will be number of electron ejected will be directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ बात अगर अपन करें तो ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected will be independent of किसके, frequency of light used। सही बात है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड के इंडिपेंडेंट थी। चलो एक बात और लिखना चाहेंगे क्या कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of light used, higher will be the kinetic energy of electrons बस यही था हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी को हमें समझाना था और नंबर फुल लेने थे। आई बात समझ में, आसानी था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्या पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या लिखने हैं, पोस्टुलेट। ठीक है। अच्छा पहला पोस्टुलेट क्या है, मैटर
एटम के बारे में, तो सीधा ऐसे लिखो लैंग्वेज में, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles called atom. कॉल्ड एटम। पहली बात तो यही थी। दूसरी बात ये थी क्या कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के एटम जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हर रेस्पेक्ट में। दैट इज क्या क्या, शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी, इसी में लिख सकते हैं या नेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेंगे तो वह हर रेस्पेक्ट में क्या है, अलग है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन to form atoms of different elements combine to form combine in a fixed ratio combine in a fixed ratio to form compounds टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, और बात करें, और बात ये थी क्या कि एटम कैन बी, एटम या मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये बात थी। और लास्ट जो पोस्टुलेट था वो ये था क्या कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन सेपरेशन and rearrangement of atoms। सही बात है क्या? ये पूरी डेल्टन एटॉमिक के पोस्टुलेट थे, याद होने चाहिए थे, लिख लिए हमने। इम्पोर्टेंट बताया था कि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ 5 मोल्स ऑफ BaCl2, अच्छा रिएक्शन दी हुई है,
BaCl2 प्लस Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice प्लस NaCl। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो गिवन है। ठीक है, क्या बोला है कि 5 मोल्स ऑफ BaCl2, इसके 5 मोल्स हैं, मिक्स विथ 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, इसके कितने मोल बनेंगे ये बताने हैं। ठीक है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। किसका है, अगर रिएक्टेंट दो हैं, दोनों की अमाउंट दी हुई है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। सही बात है क्या। अच्छा, पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही होगी, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3 बेरियम हो जाएगा, PO4 कितना है 2, यहाँ पे 2 लगा लें। सही बात है क्या, तो ये तो बैलेंस हो गया। Na कितना है, हो गया 6, ये 6 Na और 6 ही क्या हो गया Cl। अभी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट है तो टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ BaCl2 का रेशियो कितना आएगा, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/3। Na3PO4 के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज 1, और ये 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा 66 समथिंग। तो ये हमारा क्या हो गया Lr, और ये हमारा क्या हो गया एक्सिस रिएजेंट। सही बात है। अब क्या फाइंड करना है, Lr आ गया अपने पास। अब Ba3PO4 के मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं किसके, Ba3PO4 होल ट्वाइस के। कितने मोल बनेंगे जरा बताओ, सही कर रहे हैं क्या, जल्दी से बताओ कितने मोल्स बनेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, सही है, और इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ किसके मोल्स, प्रोडक्ट के, मीन्स Ba3PO4 होल ट्वाइस के, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1। तो इसके मोल्स कितने थे 2/2 दैट इज 1, तो ये 1 मोल सही है क्या, बस और क्या करना है, यही तो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, the number of photons emitted by a monochromatic infrared पावर दी हुई, देखो पावर दी हुई है 1 मिलीवॉट, ठीक है, एंड वेवलेंथ दी हुई है हमें 1000 नैनोमीटर, और टाइम दिया हुआ है कितना 0.1 सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है Nhc/λ। E कहाँ से लानी है, E जो होता है वो क्या होता है पावर इनटू टाइम। सही बात है, E क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दी हुई है 1 मिलीवॉट, मिली मीन्स
10⁻³ वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो ई जो है मीन्स एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁻⁴ जूल। सही है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू एन इंटू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा दिया हुआ है 1000 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड, सेकेंड से पर सेकेंड, मीटर से मीटर। सही बात है क्या? और जूल, ये रहा जूल, अरे जूल से जूल भी कटेगा ना, क्योंकि निकालना क्या है एन, और एन की कोई यूनिट थोड़ी होती है, एन तो नंबर है। चलो एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ 10⁻⁴ पहले ही था, डिवाइड बाय कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। सही है क्या? पूछा क्या है? अच्छा अपने को नंबर पूछा है, मीन्स x इंटू 10⁻13 के रेस्पेक्ट में हमें आंसर लाना है। सही बात है, चलो ले आएंगे, क्या बड़ी बात है। -34 इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 9 माइनस का 4 कितना होता है -13, माइनस का 13 प्लस का 3 मीन्स माइनस का 10 बचता है ऊपर, डिवाइड बाय 6.6 और 3 को अलग ले लेते हैं, और यहाँ कितना बचेगा -26। सही बात है क्या? अच्छा अब 26 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻16 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 3 और n। अच्छा अब 13 लाना है तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाय 3 इंटू 6.6 और इंटू कितना आ गया 10⁻13। कैलकुलेशन ज़्यादा थी ही नहीं, अब इसको सॉल्व करना है बस, और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा। अच्छा देखो कैसे, 6.6 इंटू 3 है, ठीक है, 6.6 इंटू 3 मतलब 6 3 कितना होता है 18, और 18 के साथ मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू जो आएगी ऑलमोस्ट 20 के आसपास आएगी। सही बात है ना, 18 और 0.6 इंटू 3 करेंगे तो थोड़ा बहुत आगे आ जाएगा 18, तो 20 के अप्रोक्स अगर हम वैल्यू माने तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 50, तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए 50 के अप्रोक्स। आगे बात समझ में? तो आंसर कितना था 50 ही था। नेक्स्ट, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, वेव नंबर फाइंड करना है। क्या होता है वेव नंबर 1/λ, और लैम्डा हमें दिया हुआ है कितना 5800 एंगस्ट्रॉम। सही बात है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अच्छा अब बस निकाल लेते हैं, निकाल लें। अच्छा वेव नंबर जो है हमें यूनिट नहीं दी हुई है, यूनिट नहीं दी हुई है, तो 10⁻10 डिवाइड बाय 5800, 2 0 से 2 0 8 बचा। सही बात है, न्यू बार इज इक्वल्स टू कितना बचा 10⁸, इसको हम 2 और कम कर लेते हैं 58, और यहाँ कितना आ जाएगा 10⁻6। यूनिट क्या हो जाएगी देखना बच्चों, ये मीटर था नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। 58 और 100 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। अच्छा और अगर सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो क्या आ जाएगा आंसर, देख लो कितना आएगा 10⁻4 के आसपास। सही है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दी हुई है
4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मीन्स एच न्यू नोड। देखो आसान तो है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन। अच्छा कैलकुलेशन कैसे है, हमें फॉर्मूला पता है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी एच न्यू। अच्छा ये जो है वेलोसिटी है ना, न्यू नहीं है, एच न्यू क्या होगा, क्या लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच न्यू नोड, और न्यू नोड हमें फाइंड करना है, मतलब इसको हम पूरा वर्क फंक्शन ही दे देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½ mv²। सही बात है, तो पहले क्यों ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ × मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो -31 kg × v², v मतलब 6 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁵ mv² था ना, ठीक है। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा कितना 2 3 जा 6 6 जा 18 9.1 × 18, और ये कितना है 5 और 5 10, 10 में से ये क्या तो -21, किस में आएगी ये जूल। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.1 × 18, 18 9 से कितना होता है 18 9 जा 2 7 9 1 जा 9 16 162, ठीक है, इंटू 10⁻⁻21 ये मान लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 1.6 तो कितना आ जाएगा, 2 कम हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल। सही है क्या, सही है कि नहीं। और देखो 1.62 × 10⁻⁻19 जूल मतलब क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आसान हो गया काम। अच्छा अब अपने को पता है एंगस्ट्रॉम में अपने को दिया हुआ है लैम्डा, और अगर मुझे निकालना हो एनर्जी किसमें तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, यही निकालेंगे ना, और नीचे क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 124/40 दैट इज 3.1 EV, कितना आ जाएगा 3.1 EV, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बस क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये अपनी एनर्जी आ गई, एनर्जी इज इक्वल्स टू फाई नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है 3.1 EV इज इक्वल्स टू फाई नोड कितना है निकालना है प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 EV, तो फाई नोड मीन्स वर्क फंक्शन आ गया अपना 2.1 EV, यही आंसर है। जिसने जूल में निकाला है वो भी सही है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यूनिट मेंशन्ड नहीं थी हमारे पास, यूनिट जो है वो मेंशन नहीं थी, इसलिए जो निकाला है वो सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। पहला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का पूछा है, और दूसरा जो है वो क्या पूछा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, अभी अभी हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, उसकी वेलोसिटी, वो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बस अगर डिपेंड करता ही नहीं है तो ग्राफ तो स्ट्रेट आएगा, यहाँ ले लिया काइनेटिक एनर्जी और यहाँ ले ली इंटेंसिटी, तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन वाला,
ठीक है। दूसरी बात पूछी है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की अगर पूछी है तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हमें फॉर्म में लाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी क्या है y और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर, और लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारा y हो गया, ये हमारा m हो गया, ये हो गया x और माइनस सी। मीन्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आता है बच्चों तो क्या करते हैं, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ से कट करेगा और ये स्ट्रेट लाइन इधर क्या थी काइनेटिक एनर्जी, इधर है हमारी फ्रीक्वेंसी। लेबल करेंगे तो इस लाइन का जो स्लोप है वो बराबर होगा एच के, और इंटरसेप्ट जो है ये वाला ये बराबर होगा एच न्यू नोड के। आगे बात समझ में, ये था क्वेश्चन पेपर आपका। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से किया हो, जो क्वेश्चन आपके डाउट रहे हों वो आपने अच्छे से समझ लिए हों। थैंक यू सो मच।